हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस कर लिया था थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं जो ऑफेंसेस हैं रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है ये रहेगा डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, जैसे किसी और की प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ करते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं बिना उस पर्सन की जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसकी सहमति के, तो वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। तो ये मैंने आपको ऐसे जनरल सा आइडिया दे दिया। अब हम इसको समझेंगे डिटेल में, जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसके साथ, और जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं उनके साथ, और जो इसमें एक्सप्लेनेशंस दे रखी है उनके साथ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है सेक्शन 314 भारतीय न्याय संहिता का। आज हम दो ही सेक्शन डिस्कस करेंगे, एक 314 और एक 315। वो दोनों रिलेटेड हैं डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये थे पहले सेक्शन 403 और 404 इंडियन पैनल कोड के। तो वही सेक्शन हैं ये जो अब बन गए हैं 314 और 15। तो इनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 314। Whoever dishonestly misappropriates or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine। तो क्या है इसमें, देयर मस्ट बी ए प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जो है उसका क्या होना चाहिए, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन और कन्वर्सन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पर्सन्स ऑन यूज। तो ये है इसका पहला इंग्रेडिएंट कि देयर मस्ट बी ए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और कन्वर्सन ऑफ प्रॉपर्टी टू ऑन यूज ऑफ ऑफेंडर। तो ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कि वो अपने यूज के लिए किसी को प्रॉपर्टी को बदल देता है या बेईमानी से उस प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज करता है। तो सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है कि जो प्रॉपर्टी है वो मस्ट बी मूवेबल, यानी इसमें सेक्शन जो है मिस एप्रोप्रिएशन, इसमें क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे बॉल पेन हो गया या घड़ी हो गई, चेन हो गई। इस तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है एक स्थान से दूसरे स्थान को जिसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जो है वो इसमें कवर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जो धरती से अटैच है, पेड़ है, इस तरह की प्रॉपर्टी इसमें फॉल नहीं करती है। तो जो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन है वो तभी होगी जब वो प्रॉपर्टी दूसरे बंदे द्वारा ओन्ड की जाती है। तो उसका ऑनर कोई और होना चाहिए और यूज कोई और कर रहा होना चाहिए, उसकी सहमति के बिना बेईमानी से उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि किसी की प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए यूज करना डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है, क्योंकि उसको बाद में उसे रिटर्न कर देता है। तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो अब हम समझते हैं इसको डिटेल में, जो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि ए टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, जेड की प्रॉपर्टी ले लेता है उसके पोजेशन से
इस बिलीफ से कि विश्वास है उसको कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसकी अपनी है, ये सोचकर जेड की प्रॉपर्टी को ले लेता है। तो यहाँ जो है ए गिल्टी नहीं है चोरी का, लेकिन जब बाद में उसको पता लगता है कि उसने जो प्रॉपर्टी है वो गलत ले ली है और वो उसके लिए एंटाइटल नहीं है, लेकिन ये पता लगने के बाद भी उस प्रॉपर्टी को अगर वो रिटर्न नहीं करता है जो ऑनर है और यूज़ कर लेता है अपने पर्पज़ के लिए, तो वो हुआ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर दिस सेक्शन। तो ये था इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल है, वो कहता है कि ए जो है उसकी जेड के साथ फ्रेंडली टर्म्स है और वो जेड की लाइब्रेरी में चला जाता है जेड की अब्सेंस में, यानी जेड के पीछे जेड वहाँ मौजूद नहीं है अपनी लाइब्रेरी में, लेकिन उसकी लाइब्रेरी में चला जाता है और बुक ले लेता है वहाँ से जेड की कंसेंट के बगैर। अब यहाँ ए जो है इस उसमें है कि जो लाइब्रेरी है उसकी, तो जेड की इम्प्लाइड कंसेंट है बुक देने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो बुक ले सकता है। तो यहाँ जो है ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, कोई चोरी का केस नहीं बनता है, क्योंकि लाइब्रेरी में सभी बुक्स लेते हैं और पढ़ते हैं और उसके बाद वहाँ रिटर्न कर देते हैं। लेकिन बाद में ए क्या करता है, उस बुक को अपने फायदे के लिए किसी और को बेच देता है। तो ये क्या किया उसने, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट पर्पज। तो क्या हुआ यहाँ, क्रिमिनल डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये ए ने यहाँ कमिट कर दिया, तो ये ऑफेंस कंप्लीट हो गया, जैसे ये जेड की लाइब्रेरी से ली हुई बुक को आगे किसी को बेच देता है पैसे अर्न करने के लिए। तो इसके बाद आता है थर्ड एग्जाम्पल, वो क्या कहता है, ए और बी दोनों एक घोड़े के मालिक हैं। ए और बी दोनों एक घोड़े के मालिक हैं। ए जो है वो घोड़े को बी के पोजेशन से ले जाता है इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ के लिए। तो यहाँ ए का अधिकार है उस घोड़े को यूज़ करने का, क्योंकि वो उसके साथ जो बी है वो दोनों ज्वाइंट ऑनर हैं, उसके दोनों मालिक हैं, और वो उसको जो है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि उसका अधिकार है। लेकिन जैसे ही ये घोड़े को बेच देता है और जो उसकी सेल प्रोसीड है, जो उसको बेचने से जो पैसा मिलता है सारा पैसा, उसको सारे को खुद ही यूज़ कर लेता है, तो ये जो है वो गिल्टी है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो हमने पढ़ा था ऊपर, ये 3 एग्जाम्पल थे, इनके द्वारा बिल्कुल आपको समझ आ गया होना, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अब आती है इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली इज ए मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कुछ टाइम के लिए, फॉर ए वाइल, किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना जो है वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है अगर उसको बाद में रिटर्न ऑनर को कर दिया जाता है। तो यही एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो इस सेक्शन की कहती है। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल है, वो कहते हैं ए जो है उसको गवर्नमेंट प्रोमाइजरी नोट मिलता है एक, वो जेड से बिलोंग करता है, और ब्लैंक एंडोर्समेंट है उस पर। ए को पता है कि जो नोट है, प्रोमाइजरी नोट है, वो जेड से बिलोंग करता है,
वो क्या करता है, उसको प्लेज कर देता है विद द बैंकर एज सिक्योरिटी फॉर लोन, और इस इच्छा के कि फ्यूचर में वो जेड को रेस्टोर कर देगा। तो यहाँ क्या है, ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, क्योंकि उसने जो है ना उसको यूज़ कर लिया, प्लेज कर लिया है। अगर प्लेज नहीं करता तो वो ऑफेंस नहीं होना था और उसको बाद में रिटर्न कर देता। अब इसके बाद है एक्सप्लेनेशन 2, वो क्या कहती है, ए पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, कि किसी को कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है जो किसी और के पोजेशन में नहीं है, एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट फॉर, और उस प्रॉपर्टी को इस उद्देश्य से ले, उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से ले जाता है, और ये भी है कि restoring to it, the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense, but he is guilty of the offense above defined if he appropriates it to his own use when he knows or has the means of discovering the owner before he has used reasonable means to discover and give notice to the owner and has kept the property a reasonable time to enable the owner to claim it. But a reasonable means, but is a reasonable time in such a case is a question of fact. It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property or that any property person is the owner of it. It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found. तो गाइस इसमें क्या है कि जैसे आपको कोई पर्स मिल जाता है सड़क पर पड़ा हो, आपको पता है कि उसका कोई मालिक नहीं और आप उसको यूज़ कर लेते हैं अपने पर्पज़ के लिए बिना कोई एफर्ट्स किए हुए कि उसका जो ऑनर है वो कौन है, या आप पुलिस को रिपोर्ट किए कि हमें ऐसा पर्स मिला है वहाँ जमा करा दो, आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि पता नहीं किसका है और यूज़ कर लेते हैं अपने पर्पज़ के लिए, तो आप ओफेंडर हैं अंडर दिस सेक्शन। क्योंकि जैसे ही आप किसी की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 314 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो कितने रीजनेबल एफर्ट किए आपने, आपके एफर्ट्स रीजनेबल हैं या नहीं है, वो हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, उनको देखकर ही डिसाइड हो सकता है कि आपने रीजनेबल एफर्ट्स किए हैं या नहीं किए हैं, उनका कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं है, लेकिन केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस हैं उनको देखकर ही ये डिसाइड होता है कि आपने जो है वो रीजनेबल एफर्ट्स किए हैं या नहीं किए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑनर कौन है, ये भी हो सकता है आपको पता ना हो ऑनर कौन है और कौन नहीं है, लेकिन आपने जो है वो सफिशेंट एफर्ट्स किए होने चाहिए उसको सर्च करने के लिए, या टू इन्फॉर्म द competent authority regarding the finding of that goods और property। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, 6 एग्जाम्पल हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, ए को रोड पर रुपीज़ मिलता है, उसको पता नहीं है कि वो किससे बिलोंग करता है, ए उसको ले लेता है, पर ए हैज़ कमिटेड नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है उसको उठाने में, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल कहता है ए फाइंड्स ए लेटर ऑन रोड, उसमें क्या है, बैंक नोट है, फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू whom नोट बिलोंग्स,
और जब वो उसको पढ़ता है तो उसको पता लग जाता है कि ये जो नोट है किससे बिलोंग करता है, और वो क्या करता है, वो उसको यूज़ कर लेता है। तो क्या है, वो गिल्टी है अंडर दिस सेक्शन। अब है एग्जाम्पल सी, ए फाइंड्स चेक पेबल टू बीरर। ए को चेक मिलता है कि जो जिसका पास है वो उसी को कैश होएगा। वो क्या करता है, कोई एफर्ट नहीं करता है कि चेक किसका खोया है, और जबकि उसमें चेक जिसने दिया है उसका नाम अपीयर हो रहा है। A knows that this person can direct him to person in whose favor the check can was drawn। तो उसको पता है कि अगर वो उससे कांटेक्ट करेगा तो वो बता देगा कि मैंने चेक किसको दिया था, लेकिन वो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता है और जो चेक है उसको यूज़ कर लेता है अपने पर्पज़ के लिए। तो यहाँ भी जो ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो गया जैसे उसने चेक को यूज़ कर लिया। तो इसमें फोर्थ एग्जाम्पल है, ए सीज जेड। ए देखता है कि जेड ने अपना पर्स जो है वो कहीं रख दिया है जिसमें पैसे हैं। ये क्या करता है, उस पर्स को उठा लेता है कि वो जेड को दे देगा, लेकिन उसके बाद वो इसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेता है। तो यहाँ भी ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीट। अब आता है पांचवा एग्जाम्पल, ए को पर्स मिलता है मनी के साथ, पैसे के साथ, उसको पता नहीं है कि किससे बिलोंग करता है, लेकिन उसको बाद में पता लग जाता है कि ये जेड का पर्स है और वो उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेता है। तो वो भी वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। अब लास्ट एग्जाम्पल है, ए फाइंड्स ए वैल्यूएबल रिंग। ए को एक सोने की गुट्ठी मिलती है, उसको पता नहीं है कि वो किसकी है, वो इसको तुरंत सेल कर देता है कोई एफर्ट्स किए बगैर कि हु इज़ द ओनर ऑफ दैट रिंग। तो यहाँ ए भी जो है वो ऑफेंडर है अंडर ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्योंकि उसने कोई रीजनेबल एफर्ट्स नहीं किए हैं जो उसका रियल ऑनर है उसको सर्च करने के लिए। तो ये था जो ऑफेंस था अंडर दिस सेक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो सेक्शन 314 का जो ऑफेंस है वो नॉन कॉन्ग्रेजेबल है और बेलेबल है और ट्राइएबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट है और कंपाउंडेबल भी है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि मिस एप्रोप्रिएट हुई है। तो ये था जो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद जो है सेक्शन 315 है, वो सेक्शन 315 सिर्फ ऑफेंस स्पेसिफाई करता है कि अगर ये ऐसा ऑफेंस है तो इसमें ऐसी सजा है। तो वो क्या है, whoever dishonestly misappropriates or convert to his own use any property knowing that such property was in the possession of deceased person at the time of that person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, the imprisonment may extend to 7 years। तो गाइस इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है वो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन आप वहाँ रहते हैं, आपको पता है कि इसकी प्रॉपर्टी है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है जो उसके लीगली एयर हैं उस तक पहुँचने से पहले ही आप उसको मिस एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, तो दैट इज आल्सो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। और इसमें सज़ा जो है वो 3 साल तक की हो सकती है और साथ में
जुर्माना भी हो सकता है। और ऑफेंस तो ये भी नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल है, लेकिन ट्राइएबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, एंड ये नॉट कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल नहीं है ये अंडर दिस सेक्शन। और जो सेकंड क्लॉज इसकी कहती है वो क्या कहती है कि अगर जो पर्सन जिसकी डेथ होती है उसने कोई सर्वेंट हायर किया है या क्लर्क है या मुनीम है उसका जो उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेता है और लीगल ईयर तक नहीं पहुंचने देता है, तो उसको जो सज़ा है वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये ऑफेंस भी नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, लेकिन ट्राइएबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है और नॉट कंपाउंडेबल है। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, उससे आपको शायद क्लियर हो जाए ज़्यादा। तो आइए देखते क्या कहता है एग्जाम्पल। जेड डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। जो जेड है उसके पोजेशन में फर्नीचर भी है और पैसा भी है, उसका सर्वेंट है ए। इससे पहले कि जो पैसा है उसके जो लीगल ईयर है उनके पोजेशन में आए, उनको वो मिले, वो क्या करता है उसको पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑफेंस हुआ क्रिम ए डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय ए सर्वेंट। तो इसमें उसको सजा हो सकती है कितने साल की, 7 साल तक की, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये था फ्रेंड्स डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 314 और 315 भारतीय न्याय संहिता का, जो हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में आपके साथ, और इसके सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर ली है, और आपको ये भी बता दिया है कि ये जो सेक्शन थे पहले 403 और 404 इंडियन पैनल कोड के थे, लेकिन अब ये हो गए हैं सेक्शन 314 और 315 भारतीय न्याय संहिता के। तो फ्रेंड्स आई होप कि अब आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिमूव योर कन्फ्यूज़न। एंड फिर आपको ये कैसा लगा मेरा टॉपिक और ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।